हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी? अच्छे। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है कि कल जो हमने बात की थी वो अपने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी, जैसे सिकल सेल एनीमिया है और वंशावली विश्लेषण है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, थैलीसीमिया है। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि भाई जो वंशावली विश्लेषण होती है, वंशावली विश्लेषण वह एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम किसी भी विशेष बीमारी का जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसका हम अध्ययन करते हैं वंशावली विश्लेषण में। ठीक है, तो वंशावली विश्लेषण के दो ये आरेख आपको दिखाई दे रहे हैं जो आपकी नोट्स में बने हुए हैं। ठीक है, अब एनसीईआरटी बुक में तो केवल नोट्स में सिंपल डायग्राम बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन अब मैंने आपके सामने इनको एक्सप्लेन करने के लिए इसके एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर आपको दो प्रकार के आरेख दिखाई दे रहे हैं। एक ऐसा वंशावली विश्लेषण चार्ट है जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर होता है या प्रभावी लक्षण की वजह से प्रभावी लक्षण अपने आप को शो करता है डिजीज के रूप में, और एक ऐसा जिसमें अप्रभावी लक्षण अपने आप को शो करता है। तो ये जो प्रभावी लक्षण आपको दिख रहा है ये मायोटोनिक दुष्पोषण या डिस्ट्रोफी एक एग्जाम्पल है, डिजीज है, उसका हम ले सकते हैं। ज़रा ध्यान से सुनिए भाई, देखो बहुत सिंपल है, सुनो मैं आपको बता दूं इनके बारे में। अच्छा, ये फीमेल है क्योंकि हमने कल चिन्ह के बारे में बात की थी, वहाँ देखा कि सर्कल से जिसको हम शो करते हैं वो फीमेल होती है और स्क्वायर से जिसे हम शो करते हैं वो मेल होता है। तो ये फीमेल है जो डार्क कलर की है। अच्छा, मैंने डार्क कर रखा है इसको, तो इसका मतलब क्या है, ये अफेक्टेड है, मतलब इसमें कोई डिजीज है। और ये नॉर्मल है तो मेल नॉर्मल है, फीमेल ग्रसित है, रोग से ग्रसित। तो सुनिए भाई, यहाँ पर मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए जीनोटाइप माना है इसका। तो कैपिटल ए जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि भाई जो कैपिटल है वो डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है। और यहाँ पर समयुग्मजी स्मॉल ए दोनों जीन, एक सपोज एग्जाम्पल लिया है हमने, केवल ज़्यादा आपको इनमें दिमाग नहीं लगाना है, केवल थोड़ा सा समझना है। ठीक है, यह कोई फीमेल है जिसका जीनोटाइप है विषम युग्मजी कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये इसने बताया हुआ है कि जिसका ये विषम युग्मजी जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए वो इस रोग से ग्रसित होता है। ये बता रखा है इसने क्योंकि हमें चिन्ह से पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डार्क हो रहा है। अब ये है अनअफेक्टेड मेल जिसका जीनोटाइप है समयुग्मजी स्मॉल ए। अब इनकी शादी हो गई। देखो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, मैरिज को, और इस लाइन से हम क्या बोलेंगे, ये जनरेशन है इसकी फर्स्ट पीढ़ी। तो देखिए भाई, ये तो पहली पीढ़ी है ये वाली, ये इसकी सेकंड जनरेशन है, मतलब पहली पीढ़ी तो ये है, दूसरी पीढ़ी ये है, और थर्ड पीढ़ी ये है, तीसरी जनरेशन है ये वाली, है ना भाई। ये भी थर्ड है और ये भी थर्ड है। एक बार इसके आरेख को हम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है। ये फीमेल है और ये मेल है, तो फीमेल के पास दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। देखो, एक कैपिटल ए वाला और एक स्मॉल ए वाला, जबकि मेल के पास जितने भी युग्मक हैं सब की सब स्मॉल ए वाले बनेंगे। तो करके देखिए वही सिस्टम से, जब कोई कैपिटल ए स्मॉल ए से मिलेगा तो कैपिटल ए वाली एक संतान बन जाएगी यहाँ पर। अब जैसे यहाँ देखो, यह कोई फीमेल है और ये फीमेल रोग रहित है ना, अनअफेक्टेड है ना, क्योंकि यहाँ पर डार्क नहीं कर रखा। क्यों? क्योंकि इसका जीनोटाइप क्या आ रहा है, स्मॉल ए आ रहा है, तो आ सकता है ना स्मॉल ए। क्यों? क्योंकि इस फीमेल का ये स्मॉल ए जब इसके स्मॉल ए से मिलेगा तो स्मॉल ए स्मॉल जीनोटाइप बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये फीमेल कैसी रहेगी, रोग रहित रहेगी। लेकिन ये कैपिटल ए वाला जीन तो इससे मिल सकता है ना स्मॉल ए वाले से, तो कैपिटल ए वाला जीनोटाइप आ गया। तो यदि मेल का भी तो आ सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये रोग रहित, रोग युक्त कर दिया हमने। देखो, फिर एक संतान नर वाली स्मॉल ए वाली भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से स्मॉल ए इससे करेगा तो स्मॉल ए मेल भी होगा।
और एक फीमेल भी तो कैपिटल ए स्मॉल ए वाली आएगी भाई, आएगी नहीं आएगी? तो ये रोग युक्त रहेगी। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 4 संतान बनी है। कितनी संतान? 4 संतान इसने बनाई है। 4 में से 2 ग्रसित हैं और 2 रोग रहित हैं। कहने का मतलब है 50% ग्रसित हैं और 50% सही हैं। तो जो रोग ग्रसित हैं उन रोगों को ग्रसित होने का जीनोटाइप क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए। देखिए जिसमें भी कैपिटल ए आ रहा है वो रोग से ग्रसित हो रहा है, और कैपिटल ए क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। तो ये प्रभावी लक्षण की वजह से बीमार होते जा रहे हैं, है ना। अब हमने इसका और सिद्ध करने के लिए क्या किया कि इसका क्रॉस एक स्मॉल ए स्मॉल वाली फीमेल से कराया। अब जब सब की सब स्मॉल ए तो यहाँ पे कोई भी बीमारी वाली संतान प्राप्त नहीं होगी, तो इसमें हो भी नहीं रही है ना। अब कैपिटल ए स्मॉल ए जिसका जीनोटाइप था उस फीमेल की शादी हमने अब एक नॉर्मल पुरुष से करा दी, नॉर्मल पुरुष से करा दी, तो दोबारा से यही कंडीशन बन जाएगी, है ना। तो इसमें क्या है, जो फीमेल है वो दोबारा से रोग ग्रसित रहेगी, लेकिन इसका नर है वो बिल्कुल रोग ग्रसित नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सब की दोनों जो स्मॉल वाले ये स्मॉल ए से क्रॉस करेंगे। एक स्मॉल ए से ए तो स्मॉल ए नर, स्मॉल ए नर, ऐसे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक समझना है आपको केवल कि यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर जहाँ पर दिख जाएगा वही रोग ग्रसित हो रहा है, केवल इतनी सी बात है। अब इसमें जो है वो रिसेसिव है, मतलब अप्रभावी जीन के कारण कोई डिजीज हो रही है। तो अप्रभावी जीन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हमने मेल फीमेल लिए और हम इसमें देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। ये कौन श्री राम, ये कौन से रोग का वंशावली विश्लेषण है? सिकल सेल एनीमिया का। तो देखिए भाई सिकल सेल एनीमिया में हम पढ़ चुके हैं कि इसे 2 जीन कंट्रोल करते हैं, HbA और HbS। यदि किसी व्यक्ति में ये संयुग्मजी HbS आ जाए तो वो व्यक्ति रोग ग्रसित हो जाता है, होता है ना। तो केवल हमें ये समझना है बस, जैसे ये HbS ये दोनों विषम युग्मजी व्यक्ति थे। जब इनकी शादी हुई तो हमने इनके यहाँ पर 5 संतानें बनाई हैं। कितनी संतान? 5। तो उनमें से जिसका भी HbS जीनोटाइप आ रहा है तो वो श्योर रोग ग्रसित होगा, है ना। तो HbS क्या था? यहाँ पर अप्रभावी जीन है, और प्रभावी कौन है? HbA। तो HbS जो अप्रभावी जीन है उसके समयुग्मजी अवस्था में आने से, देखो इसमें तो समयुग्मजी अवस्था में आने से रोग हो रहा है, जबकि इसमें विषम युग्मजी अवस्था में आने से रोग हो रहा है। ये अंतर है दोनों में। तो HbS इसका है तो ये भी रोग ग्रसित ये भी रोग ग्रसित। अब दोबारा से यहाँ पर हमने HbA HbS और HbS का ले लिया, तो यहाँ पर एक नर प्राप्त हुआ जो HbS वाला है, वो भी रोग ग्रसित है ना। मतलब जो हमने आरेख में बताया गया है केवल हमें उसी हिसाब से इसको देखना है, बाकी कोई खास इसमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई, ठीक है। आप इसमें केवल ये देखना है कि किस प्रकार से ये रोग ग्रसित हो रहे हैं। तो आप कृपया करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि उसमें मैंने नामकरण नहीं कराया हुआ है, इसमें आप कर लेना आराम से। चाहें तो यहीं पे बना सकते हैं आप, 2 मिनट का टाइम है आपके लिए, बना लो यहाँ से चाहें तो। बना लिए सभी ने? ठीक है भाई, चलिए तो इसको साफ कर देता हूँ मैं।
तो ये आपका कंप्लीट हुआ वंशावली विश्लेषण। आपके बोर्ड एग्जाम में तो केवल यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंशावली विश्लेषण क्या है और इसके उपयोग बताइए, ठीक है, उपयोग। और आरेख भी आपको देख लेने हैं, नॉर्मल से आरेख है, इसको बना के आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है केवल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा और वो है उत्परिवर्तन, जिसको हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? म्यूटेशन, यानी कि उत्परिवर्तन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। अब समझते हैं इसके बारे में आखिर ये क्या चीज़ है उत्परिवर्तन। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है इसकी कि डीएनए के क्रम में अचानक उत्पन्न हुए परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी तो डेफिनेशन है कि भाई मान लीजिए कोई डीएनए है, तो उस डीएनए का जो सीक्वेंस चल रहा है उसके, देखो डीएनए पर होते हैं क्षार, और क्षार क्रम मतलब नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये आपको पता ही है। तो डीएनए के क्रम में मतलब कोई नॉर्मल रिदम था, उसका कोई सीक्वेंस था, तो कोई कारण से अपने आप वो क्रम चेंज हो जाए या अचानक उसमें कोई परिवर्तन आ जाए डीएनए के क्रम में, तो बस हम उसी घटना को बोल देते हैं उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन के कारण ही नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है। जैसे कुछ नए लक्षण हो जाते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कबूतर सफ़ेद रंग के हो जाते हैं ना, सफ़ेद रंग के। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए पैतृक जो कबूतर है, पैतृक मतलब उसके माता पिता, उनके पास जो जीन था वो जो कबूतर का रंग होता है ऐसे जीन का था, लेकिन बाई चांस वातावरण में उत्परिवर्तन के कारण किसी कबूतर के रंग बनाने वाला जीन सफ़ेद रंग वाला हो गया, नॉर्मल की बजाय सफ़ेद रंग वाला हो गया, तो उसकी संतानें कैसी बन जाएंगी? सफ़ेद रंग वाले कबूतर की बन जाएंगी। तो कहने का मतलब है इस संसार में, इस पृथ्वी पर जो नए लक्षण कई बार उत्पन्न हो जाते हैं जो औरों से अलग होते हैं, वो सब उत्परिवर्तन की ही देन है भाई, ठीक है। तो उत्परिवर्तन का होना भी बहुत आवश्यक होता है और कई बार खतरनाक लक्षण भी इससे उत्पन्न हो जाते हैं। तो चलिए, क्या है उत्परिवर्तन? यदि डीएनए के क्रम में कोई अचानक चेंजमेंट हो जाए तो हम उस घटना को उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये शब्द दिया किसने था? ये शब्द दिया किसने था भाई? एक वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रीज। ह्यूगो डी ब्रीज, उन्होंने इस उत्परिवर्तन शब्द को दिया था। अब फिर एक बात आती है कि म्यूटेजन या उत्परिवर्तन जन क्या है? तो ये भी एक सिंपल सी परिभाषा है भाई। उत्परिवर्तन या उत्परिवर्त जन क्या है या उत्परिवर्तन जन क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सुनिए, क्या है उत्परिवर्तन जन? ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करते हैं या ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन की घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं, हम उन सभी को म्यूटाजन या उत्परिवर्तन जन के नाम से जानते हैं। उत्परिवर्त जन कह दो या उत्परिवर्तन जन कह दिए। अब वो कारक कौन कौन से? मोस्टली आपकी परावैंगनीकरण हो सकती है, कोई भी आपका रसायन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है ना, और कोई भी आपके परावैंगनीकरण वगैरह हो सकती है, एक्सीकरण वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ये सब ऐसे कारक हैं जिन्हें आप उत्परिवर्तन जन बोलेंगे। देखो बहुत सिंपल है, यदि डीएनए के क्रम में कोई अचानक से चेंजमेंट हो जाए तो आप उस घटना को कहते हैं उत्परिवर्तन। क्लियर है ना? ये उत्परिवर्तन शब्द दिया किसने था? ये दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। यदि आपसे कोई पूछे कि उत्परिवर्तन जन क्या है, तो आप बोलेंगे ऐसे कारक जो उत्परिवर्तन की घटना को प्रेरित करते हैं उन्हें हम उत्परिवर्तन जन कहते हैं। जैसे परावैंगनीकरण है या रासायनिक कारक है ना, ऐसे। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार की।
हालांकि हमारे सिलेबस में तो बहुत छोटा है, लेकिन मैंने आपको ये फुल एक्सप्लेन किया है क्योंकि कई बार नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से उतना नहीं है जितना मैंने आपको कराया है भाई, वहाँ तो एक दो पॉइंट आपको याद करने, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकार की मैं बात करूँ तो ये दो प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और दूसरा होता है जीन उत्परिवर्तन। देखो उत्परिवर्तन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, या तो गुणसूत्रीय परिवर्तन या जीन परिवर्तन। क्या डिफरेंस है दोनों में? गुणसूत्रीय का तो मतलब ये हुआ जब कोई गुणसूत्र में ही चेंजमेंट हो जाए, पूरे के पूरे गुणसूत्र में ही चेंजमेंट हो जाए, या जीन उत्परिवर्तन केवल कोई विशेष क्षारक्रम या जीन में ही चेंजमेंट हो। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या है भाई? गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन फिर अगेन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है संख्यात्मक और एक होता है संरचनात्मक। ठीक है, आपके पास नोट्स हैं, नोट्स आप अपने सामने रखिए, मैं इनकी थ्योरी पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप समझते हुए चलिए। संरचनात्मक को हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए भाई, वो कहता है कि उत्परिवर्तन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और एक होता है जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मतलब होता है जब उत्परिवर्तन स्वयं गुणसूत्र में हो। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, या तो गुणसूत्र की संख्या में चेंजमेंट हो जाए या गुणसूत्र की संरचना में चेंजमेंट हो जाए। तो दो प्रकार का गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, एक संख्यात्मक और एक संरचनात्मक। मैं बात करूं संख्यात्मक की तो सिंपल सी मेरी बात समझना, हो सकता है गुणसूत्र के एक सेट की कमी हो जाए, हो सकता है गुणसूत्र के एक सेट की वृद्धि हो जाए। तो यार ये संख्यात्मक परिवर्तन ही तो है कि नहीं? तो जैसे आपने वो ट्राइसोमी वगैरह कंडीशन नहीं पढ़ी थी क्या, कल ही तो पढ़ाई है, तो वो क्या है बताइए? वो एक प्रकार का गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है। ठीक है भाई, अब वो कहता है कि गुणसूत्र यदि एक से अधिक हो जाए तो उसे हम बहुसूत्रता भी कहते हैं। और बहुसूत्रता की कंडीशन में जैसे आ जाएगा आपका 2n+1, जैसे आप ट्राइसोमी कंडीशन भी कहते हैं, जो कल हमने डाउन सिंड्रोम वाला रोग देखा था। और वहीं मैं बात करूं कि गुणसूत्रों की संख्या में कई बार कमी भी हो जाती है। देखो गुणसूत्र जोड़े में होता है, जोड़े में होता है ना, ऐसे यह एक गुणसूत्र है। यदि एक गुणसूत्र की कमी हो जाए तो कंडीशन क्या बनेगी? 2n-1 बनेगी। बताओ कंडीशन 2n-1 बनेगी कि नहीं बनेगी? अब आपने एक गुणसूत्र कम कर दिया जोड़े में से तो कंडीशन 2n-1 हो गई। बाई चांस कई बार क्या होता है, पूरा की पूरा गुणसूत्र का जोड़ा ही खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो कंडीशन क्या बनेगी? 2n-2। और इसी को नीट में पूछा जाता है नल्लीसोमी। आपके नोट्स में लिखा हुआ है नल्लीसोमी, लिखा हुआ है नोट्स में नल्लीसोमी। तो जरा देखिए क्या है नल्लीसोमी भाई। नल्लीसोमी का मतलब होता है, क्या मतलब होता है नल्लीसोमी? क्या मतलब है नल्लीसोमी का भाई? नल्लीसोमी का मतलब होता है जब पूरा की पूरे गुणसूत्र का जोड़ा ही परिवर्तित हो जाए या कम हो जाए, उसे हम उस कंडीशन को हम नल्लीसोमी या 2n-2 कंडीशन बोलते हैं। तो ये नीट के लिए इम्पोर्टेंट है भाई, इसको आप जरूर याद रखना कि नल्लीसोमी क्या है। आप बोलेंगे जब उत्परिवर्तन की घटना में जब गुणसूत्र का पूरा जोड़ा ही समाप्त हो जाता है या दो गुणसूत्र की कमी हो जाती है, पूरा जोड़ा की जोड़ा, तो हम उस कंडीशन को 2n-2 से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम नल्लीसोमी के नाम से जानते हैं। तो बोलिए क्या ये सभी संख्यात्मक परिवर्तन है कि नहीं? या तो संख्या घट जाएगी या संख्या बढ़ जाएगी गुणसूत्र की। ठीक है, तो ये था भाई आपका संख्यात्मक उत्परिवर्तन। और अब हम नेक्स्ट मोस्ट बात करते हैं अपने गुणसूत्रीय संरचनात्मक परिवर्तन के बारे में भाई। ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो मैं मिटा दूं, है ना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हम बात करने क्या जा रहे हैं भाई? संरचनात्मक
उत्परिवर्तन। ठीक है, अब ये जो संरचनात्मक उत्परिवर्तन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो संरचनात्मक उत्परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि जब गुणसूत्र की संरचना में कोई चेंजमेंट हो जाए। तो देखिए कैसे, ये 4 प्रकार का होता है। नंबर ए है विलोपन, नंबर बी है द्विगुणन, नंबर सी है स्थानांतरण। हालांकि आपके नोट्सों में स्थानांतरण सेकंड नंबर पे, तो कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है भाई। नंबर 4 है प्रतिलोमीकरण, जिसको इन्वर्सन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलोपन, जिसको आप डिलीशन के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। देखो, विलोपन को इंग्लिश में बोलते हैं डिलीशन, इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है भाई, ये इंग्लिश नाम है, ये भी आप याद रख लेना। अब कुछ बच्चे इसके सर आप यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिखाते, भाई मैं नोट्स में लिखा रखा है और यहाँ नाम मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी सुन लिया करें भाई। ठीक है, विलोपन को इंग्लिश में बोला जाता है डिलीशन। क्या बोलते हैं? डिलीशन। द्विगुणन को डुप्लीकेशन, स्थानांतरण को ट्रांसलोकेशन और प्रतिलोमीकरण को इन्वर्जन। ठीक है भाई, अब एक एक करके बात करें तो क्या है भाई विलोपन? बहुत सिंपल है विलोपन। देखो पहले तो इनका अर्थ समझो। विलोपन का मतलब ऐसे लग रहा है जैसे विलुप्त होना किसी का भी। द्विगुणन का मतलब ऐसे जैसे कोई चीज़ डबल हो रही है। स्थानांतरण का मतलब है कोई चीज़ ट्रांसफर या स्थानांतरित हो रही है। और प्रतिलोमीकरण का मतलब है कोई, प्रतिलोम माने घूमना, घूमकर उल्टा होना। प्रतिलोम का मतलब उल्टा होना होता है ना, तो घूमकर उल्टा होना। तो ये 4 हेडिंग है और इन 4 हेडिंग में ही इनका सार छुपा हुआ है। तो विलोपन क्या चीज़ है सुनिए। कलरफुल चौक ले लूँ मैं, थोड़ा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए भाई, हमें यहाँ पर आरेख मोस्ट हैं, जो आपके आरेख बने हुए हैं उसमें चित्र जो बना हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, उसी से हम समझ सकते हैं। विलोपन का मतलब होता है जब कोई डीएनए का कोई खंड विलुप्त हो जाए। डीएनए का कोई खंड क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए, तो हम उस कंडीशन को विलोपन कंडीशन कहते हैं। जैसे एक बार समझो आप, यह कोई नॉर्मल गुणसूत्र है, नॉर्मल गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र में जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये 6 इसमें जीन मान लो या खंड मान लो। ए बी सी डी ई एफ जीन या खंड हो गए। ठीक है, तो ये 6 खंड आपको इस गुणसूत्र के दिखाई दे रहे हैं। अब मान लीजिए इस गुणसूत्र में उत्परिवर्तन हुआ कौन सा? संरचनात्मक, और इसमें ए और बी और डी ई और एफ ये कंडीशन आ गई। तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपको दिखाई तो दे रहा है यहाँ तक? हाँ तो यहाँ पर आप जरा गौर कीजिए कि भाई इसमें 6 डीएनए खंड थे, मतलब इस डीएनए में 6 खंड थे, ए बी सी और डी ई एफ। लेकिन आगे चल के हमें क्या पता चला, यहाँ तो ए बी और डी ई एफ, तो यहाँ पर सी वाला जो खंड था वो विलुप्त हो गया। अब आप यहाँ पे कोई सा भी खंड कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करना है। आप जैसे आपके नोट्सों में शायद मैंने यहाँ पर सी लिखा हुआ होगा, सी वाला। ठीक है, तो ए सी और डी ई एफ, तो इसमें कौन सा खंड विलुप्त कर दिया है मैंने? बी खंड कर दिया। आप कोई सा भी खंड कहीं भी विलुप्त कर सकते हैं भाई, कोई सा भी खंड कहीं भी विलुप्त कर दीजिए, आपका एग्जाम्पल राइट रहेगा। ये नहीं है कि जो मैंने नोट्स में बनाया है वही रहे। समझ पा रहे हैं? कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये देखो कितनी सिंपल सी बात है, हो गया ना विलोपन। 6 खंड थे, अब कोई उत्परिवर्तन हुआ तो जो बी वाला जो डीएनए या जीन खंड था वो इसमें से विलुप्त हो गया। अब जब यार विलुप्त हो गया तो इस गुणसूत्र में जीन की कमी नहीं आ गई क्या? बोलो। मान लीजिए पहले 6 खंड थे, तो मतलब डीएनए के खंडों को ही जीन कहते हैं।
तो एक जीन विलुप्त हो गया तो इस गुणसूत्र में जीनों की कमी आई कि नहीं आई। अब जो जीन कम हुआ है वो कोई ना कोई लक्षण निर्धारित करता होगा, तो इस व्यक्ति में उस लक्षण का निर्धारण भी नहीं होगा। तो ये घटनाएं होती हैं भाई उत्परिवर्तन में। अब आपको शायद ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये है द्विगुणन। द्विगुणन तो इसमें कहता है कि कोई जीन युक्त खंड आकर इससे जुड़ जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये दोबारा से मैं यही एग्जांपल ले लूं, देखो ABC DEF ये 6 खंड मान लिए। अब हुआ क्या, इसमें उत्परिवर्तन हुआ और उत्परिवर्तन से क्या हो रहा है भाई, BCDEF। तो देखो यहाँ पर क्या आपको चेंजमेंट नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको क्या अंतर नजर आ रहा है कि सर जो जीन था, बी नंबर वाला जीन, उसने अपनी फोटोकॉपी बना ली, या कोई बी प्रकार का जो जीन था वो इससे एक्स्ट्रा आकर जुड़ गया। तो 2 बी प्रकार के जीन हो गए ना यहाँ पर। तो इस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे भाई, द्विगुणन कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्विगुणन कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें तो विलुप्त कर दिया है और इसमें एक एक्स्ट्रा कर दिया है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थानांतरण की। तो स्थानांतरण का तो मतलब क्या होता है भाई, स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब कोई असमजात गुणसूत्र के कुछ खंड आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं या जुड़ जाते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल सुनिए आप, इसका एग्जाम्पल कुछ अलग प्रकार से मैं दे रहा हूं आपके लिए। यहाँ पर हम 2 असमजात गुणसूत्र ले रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो ABCDEF यह एक गुणसूत्र का जोड़ा है। ठीक है, और इधर भी एक गुणसूत्र का जोड़ा है GH, और फिर यहां से इसका दूसरा क्रोमेटिड ऐसे IJKL। देखिए ध्यान से सुनिए, एक गुणसूत्र तो यह है ABCDEF और दूसरा गुणसूत्र है GH। एक क्रोमेटिड में तो केवल 2 ही शब्द हैं GH, और दूसरे क्रोमेटिड में 4 हैं IJKL। समझ में आ गई बात। अब यहाँ क्या हुआ कि ये जो खंड है DEF वाला, ये तो इस गुणसूत्र से जुड़ जाता है और JKL वाला ABC वाले गुणसूत्र से जुड़ जाता है। तो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ऐसे बनती है, देखिए ABC JKL, एक गुणसूत्र तो ये बन गया और दूसरा गुणसूत्र GH IDEF। तो देखिए यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, 2 असमजात गुणसूत्र थे, उनके जीनों का या खंडों का ही क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। तो हम इसको बोलते हैं स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन। तो देखो ABC के साथ कौन था, DEF था, लेकिन DEF तो चला गया GH वाले के पास और JK आ गए ABC के पास। तो ये होगा क्या भाई, ट्रांसलोकेशन। तो ये आपको समझ में आ गया, नहीं आया। अब लास्ट है प्रतिलोमीकरण। क्या है, प्रतिलोमीकरण। ठीक है, तो प्रतिलोमीकरण को देखिए भाई, बहुत सिंपल है। यहाँ तक बन जाएगा क्या यार, कि मिटाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। चलो बन तो जाएगा ना, आप समझ भी जाएंगे, कोई बात नहीं। सुनिए भाई, तो ये है प्रतिलोमीकरण, जिसको हम इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ से ऐसे, तो ये है ABC। ठीक है भाई, ABC, और फिर ये गुणसूत्र क्या है, घूम जाता है और ऐसे हो जाता है, देखो ऐसे,
ये घूम गया, एक ही गुणसूत्र है, दिख रहा है ना आपको यहाँ तक? हाँ दिख रहा है। तो देखिए ABC DEF, समझ में आ रही मेरी बात? तो ABC ये रहा और DEF ये रहा। अब ये जब घूम जाता है ना, घूम जाता है तो क्या होता है, गुणसूत्र ऐसे बन जाता है, देखो इस प्रकार। ये यहाँ से, अब यहाँ से आगे ये घूम रहा है तो ED, ये वाला खंड यहाँ पर आ जाता है, और CVF। भाई ये जो घूम रहा है ना गुणसूत्र, एक ही गुणसूत्र है ये, लेकिन ये ऐसे घूम गया और घूमा तो इसमें क्या चेंजमेंट हो गया कि A के साथ तो जुड़ गया E और D तो AED हो गया, और C के साथ C B और F जुड़ गए, तो इस प्रकार का बन गया। इसको हम बोलते हैं प्रतिलोमीकरण। क्या बोलते हैं? प्रतिलोमीकरण। तो ये है भाई संरचनात्मक उत्परिवर्तन। तो ये कंप्लीट हुआ। इनको आप एक बार नोट्स में ज़रा मिलान कीजिए, एक बार देखिए इनको फटाफट से, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये हुआ भाई गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जीन उत्परिवर्तन के बारे में। जीन उत्परिवर्तन क्या होता है? जीन उत्परिवर्तन सुनिए, जब उत्परिवर्तन स्वयं जीन में होता है तब हम उसे जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो टाइप्स में सुनिए, एक टाइप है इसका प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन, जिसमें मोस्ट वन आते हैं संक्रमण और अनुपथन। क्या आते हैं भाई? संक्रमण और अनुपथन। नोट्स आपके सामने ना, एक बार इनको खोल के देखिए फटाफट। तो प्रतिस्थापन ही यहाँ पर मोस्ट है जीन उत्परिवर्तन में, उसके अलावा जो विलोपन है, निवेशन है, वो ज़्यादा नहीं है। तो प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजन क्षारक्रम होते हैं उनमें आदान प्रदान हो जाता है, या उनका एक दूसरे से प्रतिस्थापन हो जाता है। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ किसी को हटाकर उसके स्थान पर आ जाए, बस हम इसी को सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन के नाम से जानते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, एक होता है संक्रमण और एक होता है अनुपथन, ठीक है। अब संक्रमण और अनुपथन को समझने के लिए आपको एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए बस, और वो है नाइट्रोजन क्षार। अब ये नाइट्रोजन क्षार दो ग्रुप में होती है, एक तो होती है प्यूरिन ग्रुप में और एक है प्रीमिडिन, ठीक है। तो जो प्यूरिन है उसमें तो आते हैं एडिनिन और ग्वाइनिन, और प्रीमिडिन है उसमें आते हैं साइटोसिन और थाइमिन, ये ग्रुप होता है। हाँ जी, नहीं मनोज जी थे, कुछ कह रहे थे, है ना, कोई बात नहीं, दोबारा लौटिए टॉपिक पे। प्यूरिन और प्रीमिडिन, प्यूरिन में आता है एडिनिन और ग्वाइनिन, और प्रीमिडिन में आते हैं साइटोसिन और थाइमिन। आई बात समझ में? नहीं आई? अब जरा ध्यान से सुनना, संक्रमण में क्या होता है, संक्रमण में क्या होता है, प्यूरिन का स्थान प्यूरिन ही लेता है, और प्रीमिडिन का स्थान प्रीमिडिन ही लेता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्यूरिन यदि हटा है तो उसके स्थान पर प्यूरिन ही आता है, यदि प्रीमिडिन चेंज हुआ है तो उसके स्थान पर प्रीमिडिन ही आता है। तो ऐसे प्रतिस्थापन को तो हम बोलते हैं संक्रमण प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं? संक्रमण प्रतिस्थापन। और यदि अनुपथन में क्या होता है कि प्यूरिन के स्थान पर तो आ जाए प्रीमिडिन, और प्रीमिडिन के स्थान पर आ जाए प्यूरिन, तो हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हम इस कंडीशन को बोलते हैं अनुपथन। क्या बोलेंगे? अनुपथन। समझ में आई बात? नहीं आई?
कि संक्रमण का तो मतलब होता है जिसमें प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन ही आए और प्रिमिडिन के स्थान पर प्रिमिडिन ही आए, और अनुपथन का मतलब होता है कि प्यूरिन के स्थान पर तो प्रिमिडिन आता है और प्रिमिडिन के स्थान पर प्यूरिन आता है। ये बात आपको समझ में आई। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ, एक बार एग्जाम्पल देखना आप, सुनिए। जैसे यहाँ पर ATGC, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, केवल आपके नोट्सों में जो है वो आप देख लेना। अब सुनिए भाई, अब ये ATGC कोई क्षार क्रम चल रहा है, इन्हें हम नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। अब ये इसमें क्या हुआ, आगे बदल के इसका क्रम हो गया ACGC। तो आपने कोई चेंजमेंट नोट किया यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए था, टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, C। तो एक बात मुझे बताइए, टी के स्थान पर कौन बैठा है, C, मतलब C ने इसको प्रतिस्थापित किया है। तो टी कौन है, टी है थाइमिन, जो किस में आता है, प्रीमिडिन में, और बैठा कौन है इसके स्थान पर, साइटोसिन C। तो साइटोसिन भी कौन है, प्रीमिडिन। तो बताइए यहाँ पर प्यूरिन प्रीमिडिन के स्थान पर कौन आ रहा है, प्रीमिडिन ही आ रहा है। समझ में आ गई बात। अब यदि मैं इसको ऐसे चेंज कर दूं, ये G है, चलो ये G तो मैंने गलत मिटा दिया, ये G को यहीं रहने दीजिए, और यहाँ पे जो G है और यहाँ पे तो दोबारा से आ ही जाएगा T, क्योंकि अब हम T को चेंज नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूँ A, तो भी तो ये संक्रमण प्रतिस्थापन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन आ रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। और यदि मैं इसको चेंज कर दूं, जैसे अब मुझे ये G के स्थान पर ए ना लिख कर और मैं G के स्थान पर यहाँ पे C लिख दूं, क्या लिख दूं, C। तो अब देखो क्या हुआ, ये जो ग्वाइनिन था तीसरे नंबर पर, इसके स्थान पर साइटोसिन आ गया। तो ग्वाइनिन कौन था भाई, प्यूरिन था, जबकि इसके स्थान पर कौन आ गया, प्रीमिडिन। तो जब प्यूरिन के स्थान पर आ जाए प्रीमिडिन और प्रीमिडिन के स्थान पर आ जाए प्यूरिन, तो ऐसे क्रम को हम बोलते हैं अनुपथन प्रतिस्थापन। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्रतिस्थापन वाला बहुत नॉर्मल है, ये नाइट्रोजन क्षार पे डिपेंड है। अब इसके क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में और नीट एग्जाम में भाई खूब पूछे जाते हैं। कैसे भी एग्जाम्पल वो आपको दे सकता है। आपको तो एक ही कंसेप्ट याद रखना है कि यदि प्यूरिन के स्थान पर प्यूरिन हो और प्रीमिडिन के स्थान पर प्रीमिडिन हो तो वो संक्रमण होता है, और यदि प्यूरिन के स्थान पर प्रीमिडिन आ जाए और प्रीमिडिन के स्थान पर प्यूरिन आ जाए तो वो अनुपथन होता है। एम आई राइट और नॉट, क्लियर है भाई ये टॉपिक। अब इसके बाद विलोपन है और निवेशन है। तो विलोपन में तो एक दो क्षार क्रम घट जाता है, जिससे जो संदेश है वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है। अभी जो दोनों टॉपिक है ना, आपको चैप्टर नंबर 6 में समझ में आएंगे भाई, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे विलुप्त होते हैं और कैसे प्रोटीन संश्लेषण का जो है वो बाधित होता है, ठीक है। तो वहाँ हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ हम फिर देखते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट, अब इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना भाई, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेना इसको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बोर्ड एग्जाम में जीन उत्परिवर्तन वाले टॉपिक में केवल आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, ठीक है, यही आपके सिलेबस में भाई। तो बिंदु उत्परिवर्तन क्या है वो समझिए। यदि केवल एकल नाइट्रोजन क्षार का विलोपन हो, एकल नाइट्रोजन क्षार में चेंजमेंट हो, बदलाव हो, तो हम उस घटना को बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और इसका मोस्ट जाना माना एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। जब मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया था तो मैंने कहा भी था कि ये उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो ये कौन से उत्परिवर्तन के कारण होता है भाई, बिंदु उत्परिवर्तन के कारण। बिंदु उत्परिवर्तन का मतलब होता है कोई विशेष पॉइंट, इसको आप पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, बिंदु उत्परिवर्तन को। तो देखिए, यदि केवल एक ही नाइट्रोजन क्षार बदले, केवल एक नाइट्रोजन क्षार, तो हम उस घटना को कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। क्या कहते हैं भाई, बिंदु उत्परिवर्तन। अब याद कीजिए,
कल जब मैंने आपको सिकल सेल एनीमिया बताया था तो वहाँ पर जैसे ये कोई कार्यक्रम चल रहा था, CTC चल रहा था ना, तो उसमें और एबनॉर्मल में क्या हुआ था, ये CAC हो गया था, हुआ था ना CAC। तो क्या हुआ कि जो कैपिटल T अकेला जो नाइट्रोजन क्षार है, अरे ये एक ही नाइट्रोजन क्षार तो है, तो इसके स्थान पर क्या आ गया था, एडेनिन आ गया था। तो केवल एक ही नाइट्रोजन क्षार तो चेंज हो रहा है बस। जब केवल एकल नाइट्रोजन क्षार में परिवर्तन होता है तो हम उसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं, और इसका जाना माना एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। तो वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल निम्न में से कौन है, तो आप बोलेंगे इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। कौन है भाई, सिकल सेल एनीमिया है। तो ये है भाई बिंदु उत्परिवर्तन, जो कि बहुत मोस्ट है, BBM कर लेना और इसको याद कर लेना भाई, इसका एग्जाम्पल भी। फिर है फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, तो उसमें क्या होता है, या तो कोई नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है या उसका विलोपन हो जाता है, जिससे कोई अलग ही कोडॉन बन जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। तो वो आप डेफिनेशन केवल याद कर लेना, ठीक है भाई। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ उत्परिवर्तन। तो इस उत्परिवर्तन में सबसे ज़्यादा मोस्ट है उत्परिवर्तन की डेफिनेशन, उत्परिवर्तन जन क्या है, और बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, जिसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है भाई। और उसके अलावा आपको संक्रमण, अनुपथन या द्विगुणन, विलोपन वगैरह वो भी देख लेने हैं सभी। अब हम एक लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, और वो लास्ट टॉपिक है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत, गुणसूत्रीय का आप क्रोमोसोमीय भी कह सकते हैं। मैंने गुणसूत्रीय यहाँ इसलिए लिखा है कहीं कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाएं कि सर ये गुणसूत्रीय क्या है। तो भाई जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, उसको हिंदी में ही गुणसूत्र कहते हैं, समझ रहे ना। तो या तो आप बोलिए वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत, या बोलिए वंशागति का क्रोमोसोमीय सिद्धांत। तो मोस्ट वन जो क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखना है वो केवल ये याद रखना है कि वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत दिया किसने था, तो सट्टन और बॉवेरी ने इस सिद्धांत को दिया था भाई। किस किसने, सट्टन और बॉवेरी ने इस गुणसूत्रीय सिद्धांत को दिया था। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पता नहीं कितने बार पूछा गया है, 2-3 बार तो पूछ लिया गया है भाई, ठीक है। सट्टन और बॉवेरी ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया, और जो प्रायोगिक गुणसूत्रीय सिद्धांत था वो मॉर्गन ने दिया था। प्रायोगिक मतलब गुणसूत्र सिद्धांत दिया था सट्टन बॉवेरी ने, और जो एक्सपेरिमेंट करके या प्रायोगिक वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत दिया था वो दिया था मॉर्गन ने। तो आपको ये क्वेश्चन तो यही याद करना है कि सट्टन और बॉवेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। फिर यहाँ पर कुछ बातें हैं कि आखिर मॉर्गन ने फल मक्खी को ही क्यों चुना, ड्रोसोफिला को क्यों चुना। तो उसके कुछ कारण है जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, आपको थ्योरी पढ़नी है कि भाई एक तो इसका कृत्रिम माध्यम पे आसानी से संवर्धन हम कर सकते हैं, है ना, और एक क्या होता है कि इसका लिंग विभेदन स्पष्ट होता है, मतलब नर और मादा अलग से पहचानी जा सकती हैं। इसमें बहुत सारी आनुवांशिक विविधताएं होती हैं, बहुत सारी आनुवांशिक विविधताएं होती हैं। तो ऐसे कई कारणों की वजह से मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए किसको चुना, ड्रोसोफिला यानी कि फल मक्खी को चुना, ठीक है। एक तो वो टॉपिक है इसमें। फिर एक टॉपिक और है कि क्रोमोसोम और कारक, जो मेंडल इसको कारक कहते थे ना, जिसको हम जीन बोलते हैं, जीन बोलते हैं अब तो, मेंडल जीन को पहले कारक कहते थे। तो गुणसूत्र और कारक में क्या समानताएं होती हैं, तो उनमें कुछ समानताएं होती हैं। देखिए, एक तो ये जो द्विगुणित कोशिका होती है ना, द्विगुणित कोशिका, उसमें ये दोनों की दोनों जोड़े में होते हैं। बताइए होते नहीं होते। कोई डिप्लॉइड सेल है तो उसमें गुणसूत्र भी तो जोड़े में होते हैं, और गुणसूत्र पर ही जीन होते हैं, तो ये भी तो जोड़े में हो गए, तो दोनों में एक समानता हो गई। नेक्स्ट वो कहता है कि जब ये युग्मक बनाते हैं, युग्मक बनाते हैं,
तो गुणसूत्र भी अलग अलग होता है, तो जीन भी अलग अलग होता है। ये दूसरी समानता ये रही। बात को सुनिए, द्विगुणित कोशिका में तो दोनों जोड़े के रूप में रहते हैं। दोनों किसके रूप में रहते हैं? जोड़ों के रूप में। देखो, गुणसूत्र भी जोड़े के रूप में, तो जीन भी जोड़े के रूप में, या कारक भी जोड़े के रूप में। दूसरी समानता, जब युग्मक बनता है तो समजात गुणसूत्र भी अलग अलग हो जाते हैं, तो कारक भी अलग अलग हो जाते हैं। तीसरी बात, जब निषेचन होता है तो गुणसूत्रों का दोबारा से जोड़ा बनता है, तो कारक भी दोबारा से जोड़े में बन जाते हैं युग्मनज में। तो ये 3 समानताएं जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, जो आपको लिखनी है भाई। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो भाई अब इसमें सुनिए, इसमें आपकी बुक में एक डायग्राम बना हुआ है, तो वो आप अपनी बुक से बना लेना। उस डायग्राम में ऐसे बना हुआ है, ये जनक कोश का, ये गुणसूत्र, ऐसे ना। वो जो डायग्राम है ना, वो केवल इस चीज़ को शो करता है कि अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। अरे मैंने आपको समझाया था ना, अर्धसूत्री विभाजन ऐसा ही है, बाकी उसमें कोई खास बात नहीं है। ठीक है भाई, कितना टाइम हो गया? तो भाई मैं आपको बता दूं कि आज आपका ये चैप्टर नंबर जो 5 है वो कंप्लीट है। चैप्टर नंबर जो 5 है वो आज आपका कंप्लीट हो गया है भाई। तो बहुत ज़्यादा चैप्टर हो गए हैं आपके 5, हल्के में मत लेना इन चैप्टर नंबर 5 को, चैप्टर 5 को भाई, है ना। बहुत ज़्यादा चैप्टर हो चुके, और मुझे लगता है शायद ऑनलाइन ही आपका सिलेबस हो जाएगा पहले की तरह। ठीक है, बिल्कुल। अब ऐसा नहीं है कि हम जल्दी चल रहे हों, जल्दी तो नहीं चल रहे भाई। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि कोई टॉपिक को हम मतलब छोड़ के चल रहे हैं या उसको शॉर्ट समझा के चल रहे हैं, है ना। जितना है आपके नोट्स में, जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए वो सारी आपको मिल रही है प्रॉपर। हाँ, कोई 1-2 टॉपिक ऐसा होता है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता, या केवल आपको उतना ही पढ़ना होता है, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो भाई चैप्टर 5 आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि कल का संडे है, तो कल नहीं तो परसों मंडे को मैं आपको चैप्टर नंबर 7 के नोट्स भेजूंगा। चैप्टर नंबर 7 नहीं, कन्फ्यूज मत होइए भाई। मैं आपको बता दूं, सुनिए, जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6 और एक चैप्टर नंबर 8, ये दोनों चैप्टर इतने बड़े हैं। चैप्टर 6 तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, और देखो भाई ऑनलाइन में लगता है टाइम, है ना। और ये जो चैप्टर नंबर 6 है ना, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरा सबसे इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में अकेला 6 नंबर का चैप्टर है, बहुत बड़ा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं नहीं चाहता कि अभी मैं आपको इसे ऑनलाइन कराऊं। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन यदि मैं इसको कराता हूं तो शायद मेरे हिसाब से भाई 20 और 25 दिन का ये चैप्टर रहेगा ऑनलाइन। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो जो मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देना चाहता हूं, है ना, वो हो सकता है कि भाई स्कूल खुल जाए। देखो एक आशा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। वैसे अब खुलेंगे नहीं, क्योंकि 2-3 महीने और गई, ये आप दिसंबर जनवरी मानो भाई। जो बच्चे कहते रहते हैं सर ये स्कूल कब खुलेंगे, सर ये स्कूल कब खुलेंगे, तो मैं उनसे डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भैया स्कूल नहीं खुलेंगे, बिल्कुल नहीं खुलेंगे। ठीक है, अभी तीसरी लहर की आशंका जता दी गई है, और ये 3-4 महीने तो आप कन्फर्म मानो कि स्कूल सरकार के आदेश से तो खुलने ही नहीं है। वो दुबक छिपक के कोई चला ले, वो बात एक अलग है भाई। ठीक है, या खुद ये सहमति बना के चला लें, वो एक बात अलग है। बाकी सरकार का आदेश अभी 3-4 महीने तक स्कूल खोलने का कोई सवाल ही नहीं है भाई। ठीक है, और बाकी अगली कंडीशन बताएगी क्या होता है, समय का पता भी नहीं चलता। हो सकता है अगस्त में खुल जाए, सितंबर में खुल जाए, है ना, वैसे संभावना कम है। तो तब हम इन दोनों चैप्टरों को देखेंगे, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 को। ठीक है, और यदि नहीं खुलते तो हम तो कराना ही है ये, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी चैप्टर होंगे आपके। तो चैप्टर नंबर 7 को हम अपने मंडे से स्टार्ट करेंगे। उसके नोट्स में आपको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मंडे में ही भेजूंगा। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन आपके लिए, और आपको इसी से समझाना है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ATGCTCA लिख दिया।
आगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसका ATGCACA, ठीक है भाई। तो इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सी घटना है और कौन से प्रकार की घटना है, केवल इसमें आपको बताना है भाई, ठीक है। ये आज का ही टॉपिक था और ये सिंपल था, इसलिए मैंने ये पूछा है, मुझे बताना उसका नाम केवल क्या है। तो बाकी मिलते हैं भाई मंडे को।